दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? माने कि कितने जीबी का है आपका दिमाग, या फिर ये कि नेत्रहीन लोग कितने रुपए का नोट है कैसे पहचानते हैं? अगर नहीं तो देखें आज की इस वीडियो को अंत तक। आ गया हूँ एक बार फिर मैं करने आप सभी को कुछ ऐसी ही इनक्रेडिबल और ऑसम इंफॉर्मेशन के साथ फैक्टिफाई। तो हो जाइए तैयार और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इंसान का दिमाग एक बेहद कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है जिसे कुदरत ने बनाया है। लेकिन अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसकी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क स्पेस कितनी होगी? नहीं सोचा ना? वक्त कहाँ है? फिर भी मैं बता दूं कि 1 किलोग्राम से कुछ भारी इस इंसानी मस्तिष्क में 10 लाख गीगाबाइट्स या फिर 2.5 पीटाबाइट्स तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। जी हाँ, साल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च से ये बात सामने रखी है। अब आपके मन में ये सवाल तो नहीं उठ रहा कि जब मेमोरी इतनी है तो आप बार बार कोई चीज भूल क्यों जाते हैं? इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इशू हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का प्रोसेस है। हम इसे एक आईपॉड की तरह समझ सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज हो। अब जबकि हम इस आईपॉड में आज तक का लिखा हुआ हर गाना डाल सकते हैं, फिर भी हमें पहले हर गाना खरीदना होगा और फिर उन सब गानों को इस आईपॉड में डालना होगा। अब हमें अगर किसी भी खास सॉन्ग को सुनना हो तो पहले जरूरी है कि हमें उस गाने का नाम याद हो, फिर हम उस नाम से सर्च करके उस गाने को प्ले कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का यही क्वांटिफिकेशन दिमाग के लिए आसान नहीं होता क्योंकि हम 24 घंटों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने की स्पीड कम होती है। इसके अलावा हमारी मूवमेंट, स्पीच और बिहेवियर जैसे और भी कई इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारा दिमाग परफॉर्म करता है। तो अब तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत है, जरूरत है तो बस सही से प्रोसेसिंग करने की। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या कभी आपने हमारे करेंसी नोट्स की फ्रंट साइड में दोनों तरफ बनी इन काली लाइंस पर गौर किया है? क्या आप जानते हैं कि इन लाइंस का एक खास मकसद होता है? जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ डिजाइन के लिए ही नहीं होती बल्कि ये तो उन बदनसीब लोगों के लिए गढ़ी होती हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। इन लाइनों को गिनकर कोई नेत्रहीन इंसान भी सही अंदाजा लगा सकता है कि वो नोट कितने का होगा। जैसे कि इस 2000 के नोट पर देखिए, दोनों तरफ 7-7 लाइंस हैं और इस 500 रुपए के नोट पर 5 ही लाइंस हैं। वहीं 200 रुपए के करेंसी नोट्स की दोनों तरफ ये 2-2 लाइंस के बीच 2 डॉट्स हैं और 100 रुपए के नोट पर सिर्फ ये 4 लाइनें। इन गढ़ी हुई लाइंस को महसूस करके और इन्हें गिनकर कोई नेत्रहीन इंसान भी सही अंदाजा लगा सकता है कि वो नोट कितने का होगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस लाइंस वाले पैटर्न से पहले हमारे पुराने करेंसी नोट्स में भी इन उभरी हुई शेप से नोट कितने का है पता लगाया जा सकता था। तो क्या समझे? यही ना कि सब कुछ रैंडम नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सब भारत की 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप देश में चलने वाली सबसे धीमी ट्रेन का नाम जानते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच चलने वाली नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ भारत की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है। जी हाँ, मेट्टुपालयम से ऊटी तक का अपना 46 किलोमीटर का सफर पूरा करने में इस ट्रेन को 4 घंटे और 50 मिनट से भी ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतना समय आपका बर्बाद जाने वाला है तो एक बार खिड़की से बाहर नजर डालिए, आपका समय कैसे निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या कभी आपने व्हाइट चॉकलेट खाई है? तो क्या आप जानते हैं कि केक्स में टेक्सचर देने से लेकर डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाली इस व्हाइट चॉकलेट को चॉकलेट कहना कितना गलत है? नहीं, दरअसल दोस्तों, चॉकलेट बनती है कोको सीड से जो स्वाद में बेहद कड़वे होते हैं। इन कोको सीड्स को फर्मेंट करके सुखाकर रोस्ट किया जाता है जिससे बनता है प्योर चॉकलेट, और इसी चॉकलेट को अलग अलग रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात आती है व्हाइट चॉकलेट की तो इसमें कोको सीड्स का नहीं बल्कि कोको बटर का इस्तेमाल होता है, और वो भी सिर्फ 20%। व्हाइट चॉकलेट में बाकी का 80% मिल्क सॉलिड्स, मिल्क फैट्स और स्वीटनर्स होते हैं। तो दोस्तों, अब समझे कि व्हाइट चॉकलेट के नाम पर आपको स्वीट कैंडी खिलाई जा रही है और आप हो कि कुछ मालूम ही नहीं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल से चंपी करवाई ही होगी। क्या मजेदार चीज है ये चंपी भी, ऊपर से नारियल की मदमस्त सी खुशबू
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैराशूट कोकोनट ऑयल के जिस तेल को आप अपने सर पर लगाते हैं वो असल में एक हेयर ऑयल है ही नहीं। पैराशूट कोकोनट ऑयल तो एक एडिबल माने खाने लायक कुकिंग ऑयल है। यही कारण है दोस्तों कि इसकी बोतल पर आपको कहीं भी हेयर ऑयल लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि लिखा होगा तो 100% प्योर कोकोनट ऑयल। दूसरा, अगर आप गौर करेंगे तो पैराशूट की हर बोतल पर इस ग्रीन मार्क को भी पाएंगे, जो सिर्फ फूड आइटम्स पर ही होता है और ये बताता है कि खाने की ये आइटम वेज है। साथ ही दोस्तों, जिन जानी पहचानी छोटी बॉटल्स में आप पैराशूट कोकोनट ऑयल खरीदते हैं, 90 के दशक तक वो थी भी नहीं। मार्को, जो इस ब्रांड की पेरेंट कंपनी है, ने शुरुआत में एक कुकिंग ऑयल के तौर पर 5 लीटर और 10 लीटर के डिब्बों में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की थी। लेकिन जब लोग इसे बालों में ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो उन्हें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। लेकिन मार्को को इस प्योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने का एक बड़ा फायदा हुआ। अब जब पैराशूट कोकोनट ऑयल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना होकर एक एडिबल प्रोडक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो कॉस्मेटिक्स पर लगने वाले 8% टैक्स से भी इसे छूट मिल गई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, हर साल भारत में घरेलू गैस का सिलेंडर फटने के लगभग 1000 मामले दर्ज होते हैं और 250 के करीब मौतें होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर घर की रसोई में एलपीजी सिलेंडर फट जाए तो ये जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ही होती है और इन कंपनीज को अपने कस्टमर्स को ऐसे किसी भी एक्सीडेंट पर हर्जाना देना पड़ता है। जी हाँ, अगर किसी ऐसे हादसे में आदमी की जान चली जाए तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा 2 लाख रुपए पर पर्सन हॉस्पिटल खर्च और 2 ही लाख रुपए का प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस भी इसमें शामिल होता है। उम्मीद है इस जानकारी की जरूरत आपको कभी ना पड़े, लेकिन जानकारी होने से कोई नुकसान भी तो नहीं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनग्लासेस का इन्वेंशन इनके नाम के हिसाब से सन यानी कि धूप से बचने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इनकी खोज का सबसे पहला श्रेय जाता है प्राचीन समय के चीनी जजेस को, जो इसका इस्तेमाल किसी गवाही के समय अपने फेशियल एक्सप्रेशन छिपाने के लिए करते थे, ताकि फैसले से पहले किसी को भी ये अंदाजा ना हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं। साथ ही ये ग्लासेस वैसे नहीं थे जैसे आज हम लोग पहनते हैं। ये ग्लास की होती भी नहीं थी, ये तो बनती थी क्वार्ट्ज से, जो लाइट को डिम करने के काम आता है। ऐसी ग्लासेस का इस्तेमाल हमें आर्कटिक पर रहने वाले लोगों के इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है। वहीं मॉडर्न सनग्लासेस के इन्वेंटर और डिजाइनर जेम्स एस्कफ ने भी इनका आविष्कार सूरज की किरणों से बचने के लिए नहीं किया था, बल्कि उनका मानना था कि इन कलर्ड ग्लासेस से आईसाइट इंप्रूव होती है। खैर, जाने अनजाने में इन सब ने मिलकर दुनिया को $100 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी की इंडस्ट्री दे दी, जिसके प्रोडक्ट्स बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में मशहूर हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, नोटबुक के पेजेस पर आपने दोनों तरफ ये मार्जिन देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल अब तो टीचर्स अपने नोट्स और रिमार्क्स लिखने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इन मार्जिन्स का रीजन कुछ और था। दरअसल पहले जमाने में किताबें पोथियां चूहों की पहुंच से दूर नहीं होती थी और कई बार ये किताबें चूहों की बेट भी चढ़ जाती थी। अब दोस्तों, चूंकि चूहे सबसे ज्यादा नुकसान किताब के एजेस या फिर बाहरी कोनों पर ही करते हैं, तो कोई जरूरी रिकॉर्ड नष्ट ना हो जाए, इस कारण लोग नोटबुक का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखने लगे। आगे चलकर यही नॉर्म बन गया और सभी नोटबुक्स दोनों तरफ के इन मार्जिन्स के साथ आने लगी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, इस फैक्ट में एक हेल्प टिप उन व्यूअर्स के लिए जो अपना हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप भी दोस्तों रेगुलर मैनिक्योर करवाते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे नाखूनों के बेस की तरफ स्किन की एक हार्ड लेयर होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। एक परफेक्ट लुक के लिए अगर आप इस क्यूटिकल को अपने नाखूनों से निकाल फेंकते हैं तो आपको बता दूं कि ये हार्ड लेयर ऑफ स्किन वहां दरअसल आपके नाखूनों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है। जब आप इस स्किन को रिमूव करते हैं तो नाखूनों पर एक छोटा सा मामूली जख्म बन जाता है, जिस रास्ते बैक्टीरिया या फिर वायरस आपके शरीर में एंटर भी कर सकते हैं। इसीलिए सोचें कि उस परफेक्ट लुक के लिए कहीं आप अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे। खैर, फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जब मैं कहता हूं बहुत बड़ा तो वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार वीवाई कैनी मैयोरी हमारे स्टार सन से 2000 गुना ज्यादा बड़ा है और अर्थ से तो ये 1,55,000 गुना ज्यादा बड़ा है। अब अपने अस्तित्व का अंदाजा हो गया हो तो बढ़ते हैं आज के हमारे और आपके अपने योर ओन फैक्ट की तरफ, जो आज हमें बेहद शिद्दत से भेजा है अमन कुमार ने, जो लिखते हैं कि आयरलैंड की पॉपुलेशन 1845 से 49 के बीच वहां पड़े अकाल के बाद आज तक
170 साल बाद भी उतनी नहीं हो पाई जितनी इस पोटैटो फेमाइन से पहले थी। और इनका कहना बिल्कुल सही है। दरअसल दोस्तों, ये वो दौर था जब आयरलैंड के सभी लोग आलू पर ही निर्भर थे। और हुआ क्या कि उस दौरान आलू की सारी फसल पोटैटो ब्लाइट नाम की एक बीमारी के कारण तबाह हो गई। सर्दियों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऊपर से बीमारियों ने आयरलैंड की एक बड़ी आबादी को जकड़ लिया। सिर्फ इन 4 सालों में आयरलैंड की पॉपुलेशन 80 लाख से घटकर 60 लाख हो गई और शुरुआत हुई एक सदी तक चले पॉपुलेशन डिक्लाइन की। आज भी दोस्तों पूरे आयरलैंड की पॉपुलेशन मिलाकर भी 70 लाख नहीं बनती, जबकि 1840 के दौर में वहां 80 लाख से ज्यादा लोग बसते थे। इन आयरिश लोगों को हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक वो है जो बढ़ नहीं रहे, एक हम है जो कम नहीं हो रहे। खैर, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कहीं भी लाइक और शेयर करने को नहीं कहा, क्योंकि अगर अच्छी लगेगी तो आप खुद कर दोगे। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही मिलता रहा तो लाता रहूंगा ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जो सोचने पर मजबूर कर दे। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये इनक्रेडिबल सफर। वीडियो में फीचर होने के लिए भेजते रहें अपने योर ओन फैक्ट्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, माँ को तंग ना करें और सबसे जरूरी है खुश रहें। वीडियो अंत तक देखने वाले सभी व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।